हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम सॉल्व करने वाले हैं 41 एफएडी रिक्रूटमेंट 2021 के रिटन एग्जाम के लिए मैथमेटिक के पेपर सेट 2 के क्वेश्चंस। अगर आप भी फायरमैन, ट्रेडमैन या फिर एमटीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो खास आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ मैथ के, वो सभी वो क्वेश्चन हैं जो आपके पुराने एफएडीज के अंदर हुए पेपर क्वेश्चंस के अंदर पूछे गए हैं। अगर आपने हमारी पिछली क्लासेस नहीं लगाई हैं तो वो लगा लीजिएगा, आपको प्ले लिस्ट के अंदर मिल जाएंगी। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय खराब किए बिना वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, अगर A अनुपात B बराबर है 3:4 के और B अनुपात C बराबर है 8:, तो आपको बताना है A अनुपात B अनुपात C का मान ज्ञात करें। ये आपको बताना है कि A अनुपात B अनुपात C का क्या मान होगा। तो हमें सवाल के अंदर दोनों के अंदर B अनुपात है जो कि कॉमन आ रहा है A अनुपात B में और B अनुपात C के अंदर, तो हम यहाँ पर B की वैल्यू दोनों के अंदर सेम कर लेते हैं। तो हम A अनुपात B को डबल कर देंगे जो कि हमारा बनता है 6:8। तो 8 कॉमन हो गया तो हमारा अनुपात आता है 6:8:9, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी के अंदर है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, √0.64 किसके बराबर होगा। आपको इसका मान ज्ञात करना है। तो इसे थोड़ा इजी बनाने के लिए हम 64 को 100 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये डेसिमल में है। तो इसे जब हम सॉल्व करते हैं तो ये हमें वैल्यू 8/10 मिलता है, जो कि है 0.8, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी के अंदर है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ये आपको फ्रैक्शन फॉर्म में एक वैल्यू दे रखी है जिसे आपको सिंपलीफाई करके आंसर बताना है ऑप्शन नंबर ए बी सी डी के अंदर से। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बॉटम से स्टार्ट करना होगा और न्यूमरेटर को, अगर वो फ्रैक्शन फॉर्म में है तो आपको उसे मल्टीप्लाई करना होगा ऊपर न्यूमरेटर में लाकर। ऐसे आपको इसके अंदर आपको पेन कॉपी का यूज़ करना होगा। तो इसको सिंपलीफाई करने के बाद हमें जो आंसर मिलता है वो है 5/12, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी के अंदर है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 54। इसके अंदर आपको 3 फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर वैल्यू दी गई हैं, 7/9, 5/8 और 3/7 को आपको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। मतलब आपको ये डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज करनी है। तो इसके लिए आपको पहले ये मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में से आपको डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना होगा, जिसके आपके लिए समझने में आसानी हो। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 7/9 का डेसिमल फॉर्म होगा 1.78, 5/8 का डेसिमल फॉर्म होगा 1.625 और 7/3 का होगा 0.428। तो आपको इसे सिंपली डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है और फिर आपको जो फ्रैक्शन फॉर्म है वो देखना है, और जिससे हमारी जो राइट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, एक निश्चित समय में एक धनराशि 5% प्रति वर्ष की दर पर 4 गुनी हो जाती है। साधारण ब्याज की किस दर पर वह धनराशि उतनी ही कालावधि में 8 गुनी हो जाएगी। इस सवाल के अंदर आपको बताया गया है कि एक प्रिंसिपल अमाउंट है जो कि फिक्स टाइम के अंदर 5% रेट के हिसाब से 4 गुना हो जाता है। तो अब आपको ये बताना है कि वही प्रिंसिपल अमाउंट 8 गुना कब हो जाएगा उसी फिक्स टाइम के अंदर। तो अब आपको परसेंटेज बतानी है कि किस हिसाब से रेट लगाएं कि वो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो ए टाइम हो जाए इंटरेस्ट के बाद। तो यहाँ पर 2 कंडीशंस बनती हैं। पहले में आप मान लीजिए कि आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो x है, तो आपकी जो SI यानी सिंपल इंटरेस्ट लगाने के बाद वो 4 गुना हो जाता है। तो उसमें से अगर हम प्रिंसिपल अमाउंट माइनस करते हैं तो जो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आता है वो होता है 3x। अगर हम टाइम पीरियड निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से तो वो हमारा बनता है सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100/PA, यानी प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट। तो यहाँ से हमारा जो टाइम पीरियड निकल कर आता है वो होता है 60 ईयर्स यानी 60 वर्ष। अब दूसरी कंडीशन के लिए हमें यहाँ पर रेट चाहिए कि किस रेट से हमारा वही अमाउंट ए टाइम हो जाए इंटरेस्ट के बाद। तो यहाँ से हमें जो टाइम पीरियड है वो हमारी कंडीशन 1 से मिल चुका है। तो यहाँ पर हम टाइम पीरियड रख लेंगे और रेट को निकालेंगे, तो उससे हमारा जो रेट निकल कर आता है वो है 11 × 2/3%, तो जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 56वां। शहर की आबादी 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है। यदि शहर की मौजूदा आबादी 1,85,220 हो तो 3 वर्ष पहले उसकी आबादी कितनी थी। इसे निकालने के लिए हमें फॉर्मूला यूज़ करना होगा जो कि हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए यूज़ में लेते हैं। यहाँ पर आपके पास कुछ टर्म चेंज हो जाएंगी।
यहाँ पर जो रेट है वो आपका रेट होगा पॉपुलेशन इंक्रीज का, जो पर ईयर इंक्रीज हो रही हैं, और एन यहाँ पर टाइम रहेगा कि आपको कितने साल पहले पूछा गया है कि 3 साल के अंदर कितना फ़र्क होता है। ये आपकी एन की वैल्यू 3 हो जाएगी। और जो आपका पी नोट है ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट की जगह होगा जो आपकी 3 साल पहले थी, और जो आपकी पॉपुलेशन है फिलहाल तो वो आपकी पी रहेगी जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट के इक्वल होता है। तो इसी तरह आपको सारी वैल्यू पुट कर लेनी है, और आपको यहाँ से पी नोट की वैल्यू मिसिंग है जो कि निकालनी है। जब आप इसको सोल्व खुद करें, इसे सोल्व करने के बाद आपकी जो पी नोट की वैल्यू आएगी वो होगी 1,60,000, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर सी के अंदर है। तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है निम्नांकित का मान ज्ञात करें। आपको सवाल के अंदर दिया गया है 12 ऑफ 26% का 5/78 यानी 5/78 का 38% इंटू 7/152 का 10,000 यानी 10,000। तो यानी आपको इस पूरे सवाल को सॉल्व करके बताना है कि ये किसके इक्वल आएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो ऑफ है इसका मतलब होता है इनटू यानी मल्टीप्लिकेशन, परसेंटेज यानी जो आपका 26 है 26%, तो ये आपका लिखा जाएगा 26/100, और का आपका मतलब होता है इनटू यानी ये आपका मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा यहाँ पर भी। तो ये आपको जहाँ पर ऑफ का और परसेंटेज है इसको चेंज कर लेना है, फिर आपको इसको सॉल्व करना है। तो मैंने देख सकते हैं कि क्वेश्चन के अंदर सभी साइन चेंज कर दिए हैं, और इसको सोल्व करने के बाद आंसर आता है 35, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है पहली 5 प्राकृतिक संख्याओं के तृतीय घातों की औसत की गणना करें। यानी आपको फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर के तृतीय घातों यानी उनके क्यूब करने हैं, और फिर आपको जो उनका एवरेज निकालना है कि आपको फर्स्ट जो 5 नेचुरल नंबर होते हैं उनके क्यूब करके उनको सबको एडिशन करके उनका एवरेज निकालना है। हमारे जो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर होते हैं वो होते हैं 1 to 5, उन सभी का आपको क्यूब करना है, फिर आपको उन सभी का एडिशन को 5 से डिवाइड करना है, जो कि आंसर आएगा 45। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है एक कुर्सी का क्रय 3,000 में और विक्रय 6% की हानि पर किया जाता है, उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें। इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक चेयर का कॉस्ट प्राइस दे रखा है जो कि है 3,000, और आपका जो इसका सेलिंग परसेंटेज दे रखा है कि इसको लॉस हुआ है 6% का। तो आपको इसका सेलिंग प्राइस क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करना है। इसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है सीपी यानी कॉस्ट प्राइस इनटू 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100, जो कि है 2,820, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर बी के अंदर है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है 25% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष में 3,200 का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हमें यहाँ पर सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना है और हमारा आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला लगाने के बाद सभी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे सॉल्व करने के बाद मिलेगा 3,050, जो कि ऑप्शन नंबर सी के अंदर। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है 3 मित्रों की औसत आयु 23 वर्ष है। यदि चौथे मित्र की आयु जोड़ ली जाए तो भी औसत 23 वर्ष बना रहता है। चौथे मित्र की आयु क्या है। वैसे तो बिना सॉल्व किए हमें इस क्वेश्चन का आंसर पता लग रहा है कि 23 ही आएगा, लेकिन अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो ये कुछ ऐसे सॉल्व होगा। यहाँ पर फोर्थ फ्रेंड की जो आपको एज निकालनी है उसके लिए आपको जो टोटल एज अभी बन रही है चारों फ्रेंड को मिलाकर उसमें से माइनस करनी होगी उन 3 फ्रेंड की टोटल एज जो पहले थी। तो इसके लिए एवरेज इंटू 4 माइनस एवरेज इंटू 3 करेंगे तो हमें जो आंसर आएगा वो होगा 23, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है। तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है 62, एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 2/3 है, उस वस्तु का लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको कॉस्ट प्राइस दे रखा है कि जो उस आइटम का सेलिंग प्राइस है वो उसका 2/3 पार्ट है। तो इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि जो आपका कॉस्ट प्राइस है वो कम है सेलिंग प्राइस से। तो यहाँ पर आपको साफ दिखाई दे रहा है कि आपको प्रॉफिट हुआ नहीं है, लाभ हुआ है। तब वो बताना है कि आपको कितने परसेंटेज का लाभ हुआ है। तो सबसे पहले हम वस्तु का विक्रय मूल्य मान लेते हैं 3x, तो उसका क्रय मूल्य होगा 2/3 इंटू 3x, जो कि हमारा 2x के बराबर हुआ है। हमने 3x इसलिए माना था कि हमें यहाँ पर आगे जाके आसानी हो क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो यहाँ पर हमें लाभ निकालने के लिए जो उसका विक्रय मूल्य है उसमें से क्रय मूल्य माइनस कर देंगे, जो कि हमारे पास लाभ आता है वो है x रुपये। अब लाभ आ गया है x, तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए x को डिवाइड करना होगा क्रय मूल्य से यानी कॉस्ट प्राइस से, जिसे सॉल्व करने के बाद हमें मिलता है 50%, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल है, दी गई आकृति में सरल रेखा ए और सी डी एक दूसरे को ओ पर काटती हैं। अगर एंगल डेल्टा बराबर है 3 गुना एंगल वी, तो एंगल वी किसके बराबर होगा? जैसा कि हमें प्रश्न के अंदर बताया गया है कि जो ए और बी और सी और डी हैं ये सरल रेखा यानी स्ट्रेट लाइन है, तो ये हमेशा स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री का एंगल बनाती हैं। तो जब हम एंगल डेल्टा और एंगल वी को ऐड करेंगे तो वो हमें 180 के बराबर मिलेगा। और जैसा कि हमें यहाँ पे दिया गया है जो कि एंगल डेल्टा है वो 3 टाइम ऑफ एंगल वी है, तो इस प्रश्न के अंदर हम डेल्टा की वैल्यू को चेंज कर देंगे यानी रिप्लेस कर देंगे 3 इंटू एंगल वी से, जो कि हमें मिलता है 4 इंटू एंगल वी इक्वल्स टू 180 डिग्री। और जब हम 4 को 180 से भाग देंगे तो हमारे सामने आएगा एंगल वी जो कि आएगा 45। तो हमारा एंगल है वो होगा ऑप्शन नंबर बी 45। अगला सवाल है, ए और बी मिलकर किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं तथा ए अकेला उसे 36 दिन में कर सकता है, बी अकेला उसे कितने दिन में कर सकता है? तो ये आपको बताना है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देगा। तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर दोनों मिलकर जो काम करते हैं उसमें से ए को माइनस कर देंगे तो हमारे पास सिर्फ बी का काम बचेगा। तो जो कार्य क्षमता होती है वो हमेशा दिनों के विपरीत होती है, तो हम यहाँ पर 1/18 लेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे 1/36। अब जो हमें कार्य क्षमता मिली है वो है 1/36, तो इसका विपरीत करेंगे तो हमें मिलेगा 36 दिन। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, एक व्यक्ति साइकिल से 12 किलोमीटर की दूरी 90 मिनट में तय करता है। यदि साइकिल एक सामान्य गति से चल रही है तो 3 घंटे में वह व्यक्ति कितनी दूरी तय करेगा? इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो 12 किलोमीटर की वो दूरी तय करता है 90 मिनट के अंदर जिस स्पीड से, उसी स्पीड से वो 3 घंटे के अंदर कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा। सबसे पहले जो समय हमें मिनट के अंदर दे रखा है उसे हम घंटों में कन्वर्ट कर लेंगे, जो कि हमें मिलता है 3/2 आवर्स। अब हम साइकिल की स्पीड निकालेंगे यानी चाल, जो कि होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी दूरी बटे समय, जो कि हमें मिलती है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस यहाँ पे डिस्टेंस कवर हुआ है वो 3 घंटों में, तो हम यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, जो कि हमें मिलता है 24। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 किलोमीटर। अगला सवाल है, राम और श्याम मिलकर किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं और राम उसी काम को अकेला 12 दिन में कर सकता है। श्याम अकेला उस काम को कितने समय में कर सकता है? तो इस सवाल के लिए मैंने आपको पहले बताया था कि जो आपकी कार्य क्षमता होती है वो विपरीत होती है जितने दिनों में कार्य किया जाता है। शाम का काम निकालने के लिए हमें दोनों काम करने की क्षमता में से माइनस करनी होगी राम की क्षमता, जो कि हमें मिलेगी श्याम की कार्य करने की क्षमता। तो हम यहाँ पर 1/8 में से माइनस कर देंगे 1/12, जो कि हमें मिलता है 1/24। तो इसका विपरीत करेंगे तो हमें मिलेंगे दिन। तो यहाँ पर 24 दिन के अंदर श्याम अकेला उस कार्य को पूरा कर देगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, एक ट्रेन बिना रुके 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती है तथा रुकने के साथ 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती है। ट्रेन प्रति घंटा औसत पर रुकने में कितनी मिनट लेती है? तो दोस्तों इसके अंदर बताया गया है कि बिना रुके एक ट्रेन 50 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है और रुकने के साथ वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। तो ये आपको बताना है कि ट्रेन प्रति घंटा औसत में बताना है कि रुकने में कितनी मिनट लेती है। तो यहाँ पर हमें ट्रेन पर रुकने का समय निकालने के लिए जो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है उसमें से माइनस करना होगा जब वो रुकने के टाइम उसकी स्पीड होती है प्रति किलोमीटर प्रति घंटा में। तो जो निकल कर आता है वो होती है दूरी 10 किलोमीटर की। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो स्टेशन पर रुकने का समय निकालने के लिए दूरी निकालेंगे कि कितनी दूरी में वो रुकती है। तो यहाँ पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा को माइनस करेंगे 40 किलोमीटर प्रति घंटा से, जो हमारे डिस्टेंस निकल कर आएगा उसे हमें भाग देना है ट्रेन की गति से। उसे भाग देने के बाद उसे 60 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि जो हमारा समय निकल कर आएगा वो होता है घंटे में, तो उसे मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुणा करना पड़ेगा, जो कि हमारा निकल कर आएगा 12। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 मिनट। अगला सवाल है, एक महिला और उसकी बेटी की औसत आयु 16 वर्ष है। उनकी आयु का अनुपात 7:1 है। महिला की आयु क्या है? तो हम मान लेते हैं कि जो बेटी की आयु है वो है x वर्ष, तो महिला की आयु हो जाएगी 7x वर्ष। और जैसा प्रश्न में बताया गया है कि माँ बेटी के दोनों की औसत आयु 16 वर्ष है, तो 7x + x/2 बराबर होगा 16 के।
तो यहाँ से x की वैल्यू 4 निकल कर आएगी इसे सोल्व करने के बाद। अब महिला की आयु जो 7x है वहाँ पर x की वैल्यू 4 पुट करने के बाद 7 इंटू 4 28 आता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी के अंदर है। तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 28 वर्ष। अगला सवाल है, एक व्यक्ति ने 60 पैसे और 35 पैसे के 147 डाक टिकटें खरीद की। उसने इसमें कुल 68.20 पैसे की धनराशि खर्च की। इसके द्वारा 35 पैसे की कितने डाक टिकट की खरीद की गई थी। इस क्वेश्चन में बताया गया है कि एक व्यक्ति ने 147 डाक टिकटें खरीदी, 35 की और 60 रुपये की, जिसमें से उसने 68.20 पैसे खर्च किए। अब आपको ये बताना है कि उसने 35 पैसे की कितनी डाक टिकटें खरीदी। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए मान लेते हैं कि उसने 35 पैसे की x डाक टिकटें खरीदी हैं, तो 60 पैसे में कितनी डाक टिकटें खरीदी गई वो होंगी 147 माइनस x। जब हम उन टिकटों की संख्याओं को और उन पर लगे पैसों को गुणा करके उन दोनों को ऐड करेंगे तो जो हमारी कुल धनराशि खर्च हुई है उसके बराबर निकल आएंगे। तो यहाँ पर जो 68.20 है इसको पैसों में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसे पूरा हल करने के बाद जो x की वैल्यू निकल कर आती है वो है 80, जो कि कुल संख्या है उन टिकटों की जो 35 पैसों में खरीदी गई हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, यदि 6 वर्ष के साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर हो जाए तो यह कितने समय में मूलधन के बराबर हो जाएगा। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि कितने टाइम बाद आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो इक्वल हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट के। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट जो मूलधन है उसको x रुपये मान लेना है। फिर जो आपका ब्याज है वो 30% कितना होगा 3x/10 इसके रुपए के बराबर होगा 6 साल के अंदर। तो जो आपका रेट लगा है इसके अंदर आपका सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूलधन इंटू टाइम। इसे सोल्व करने के बाद जो आपको जो रेट मिला है 5% पर ईयर का, आगे अब आपको खुद सोल्व करना है। यहाँ पर मैंने आपको रेट बता दिया कि किस रेट से यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो दूसरी कंडीशन के अंदर आपको मैं हिंट देने के लिए बताऊँ तो आपको जो सिंपल इंटरेस्ट है यानी ब्याज को x रुपये मान लेना है, क्योंकि आपको यहाँ पे दोनों को इक्वल रखना है और आपको रेट मैंने निकाल के बता दिया है। तो फॉर्मूला आपका रिप्लेस हो जाएगा, टाइम की जगह रेट आ जाएगा और रेट की जगह आपका टाइम हो जाएगा। जब आप आगे सोल्व करोगे सभी वैल्यू पुट करने के बाद तो आपका जो टाइम पीरियड निकल कर आएगा वो 20 ईयर्स होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 20 वर्ष। अगला सवाल है, समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर है के अंतवृत्त की त्रिज्या है। तो इसके अंदर आपको एक सेमी रेक्टेंगुलर ट्रायंगल दिया गया है जिसकी सभी साइड 6 सेंटीमीटर की हैं। तो उसका अंतवृत्त जो आपका इसका इंटरनल जो सर्कल बनेगा उसकी आपको रेडियस बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर मान लीजिए ABC कोई ट्रायंगल है और AD इसका जो परपेंडिकुलर है, तो E इसका कोई सेंटर मान लेते हैं हम। तो यहाँ पर हमें AB मतलब सभी साइड 6 सेंटीमीटर हैं, तो यहाँ पर AB 6 सेंटीमीटर है तो AD 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। जैसा कि AD परपेंडिकुलर है BC के तो एंगल ADB 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम से AD इक्वल हो जाएगा √AB² + BD²। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करने के बाद सभी लेंथ की 6² - 3² अंडर रूट, तो होल अंडर रूट 36 - 9, तो जो कि निकल कर आएगा हमारे पास 3√3 सेंटीमीटर। तो जो हमारा ED रेडियस है वो निकल कर आया है 1/3 × AD। जब AD की वैल्यू हमारे पास 3√3 है, जिसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा √3 सेंटीमीटर। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा √3 सेंटीमीटर। अब आपको अगले सभी 72 से 75 सवालों के जवाब इसी ग्राफ को देख कर देने हैं। तो इस ग्राफ को अच्छे से रीड कर लेना है। इसके अंदर आपको एक तरफ कंपनियों के नाम दिए गए हैं ABCDE और दूसरी तरफ आपको कलर टीवी की संख्या दी गई है। और यहाँ पर 2 ग्राफ दे रखे हैं हर कंपनी के, एक है डार्क में जो मांग है और दूसरी है जो हल्का है वो है उत्पादन। तो यहाँ पर पहला सवाल है, उत्पादन से अधिक मांग रखने वाली कंपनियों का मांग से अधिक उत्पादन करने वाली कंपनियों से अनुपात। तो हम यहाँ पर एक तरफ रखेंगे अधिक मांग रखने वाली कंपनियाँ, दूसरी तरफ रखेंगे अधिक उत्पादन रखने वाली कंपनियाँ। तो एक साइड हो जाएंगे ACE और दूसरी तरफ BD। तो एक तरफ 3 कंपनियाँ हैं, दूसरी तरफ 2 कंपनियाँ हैं, तो इसका अनुपात 2:3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी के अंदर है। तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, 5 कंपनियों की कुल औसत मांग और उनके कुल औसत उत्पादन में अंतर कितना है। तो इसके लिए हम एक साइड
ऐड कर लेंगे सभी मांगों को, उसे डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ कंपनी यानी 5 से, और उसमें से माइनस कर देंगे टोटल नंबर ऑफ उत्पादन, डिवाइड कर देंगे उसे 5 से। जो डिफरेंस निकल कर आएगा वो होगा हमारे सामने 280। तो जो कि ऑप्शन हमारा सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कंपनी ई की मांग की तुलना में कंपनी डी की मांग की प्रतिशतता है। तो अब हमें यहाँ पर कंपनी डी और ई की मांग को देखना है, उनका डिफरेंस का यहाँ पे परसेंटेज निकालना है। तो यहाँ पर हम 600 अपॉन 2500 इंटू 100 करेंगे, तो जो कि परसेंटेज में निकल कर आएगा वो होगा हमारे पास 24, जिसके साथ हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कंपनी बी और डी की औसत मांग और औसत उत्पादन का अनुपात है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको बी और डी के जो मांग है उन दोनों को ऐड करना है और औसत है उनको ऐड करना है। उसके बाद सबको इसको सभी को अनुपात में सेट कर लेना और फिर उसको जितने भी कटते हैं उनको काट देना है। तो आपका जो अनुपात आएगा आखिर में सोल्व करने के बाद 2:5 होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये मैंने आपको सॉल्व करवाया है पेपर नंबर सेट 2 का मैथमेटिक्स के क्वेश्चन। अगर आपने अभी तक मैथमेटिक्स के पेपर सेट 1 के क्वेश्चंस नहीं देखे तो आप देख लेना। इसके अलावा आप सभी के लिए जीके के और रीजनिंग के पेपर सेट 1 और 2 भी अपलोड कर रखे हैं, उन्हें भी देख लेना अगर नहीं देखे हैं तो। दोस्तों जो मैंने क्वेश्चन करवाए हैं ये पहले एफिडेस के पेपर हुए हैं, उनमें पूछे जा चुके हैं। मैं सिर्फ आपको एक आइडिया दे सकता हूं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और उन्हें कैसे सॉल्व करना है। जब तक आप खुद सॉल्व नहीं करोगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अब आपके कॉल लेटर भी आना स्टार्ट हो चुके हैं, तो अपनी तैयारी जोर शोर से करने लग जाएं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।